Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about statistical assistant. तो उसमें हम stats में पढ़ने वाले हैं statistical investigation and editing of the data. So let's start with the statistical investigation. So statistical investigation क्या होता है? तो आपको इसी से समझ में आ रहा होगा. इसमें हम क्या करते हैं, जो हम कोई भी रिसर्च करने वाले होते हैं तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं. ठीक है ना. क्या होता है स्टैट्स में हम क्या करते हैं, हम नॉलेज या कोई इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं. ठीक है. तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, हमें बहुत सारी स्टेप्स यूज़ करनी पड़ती हैं, जिसमें क्या होता है हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, फिर हम एक लर्निंग प्रोसेस शुरू करते हैं जिससे कि हम रियल वर्ल्ड के एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम कोई डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है ना. हम रियल लाइफ सिचुएशंस को स्टडी करते हैं. रियल लाइफ सिचुएशन में से भी हम कोई प्रॉब्लम उठा लेंगे, उसकी हम स्टडी करते हैं ताकि हम उससे कोई एक डिसीजन ले सके, एक इन्फॉर्म्ड एक्शन ले सके. तो ये होता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके लिए एक एग्जांपल लूँ कि हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है किसी कॉलेज हॉस्टल की. ठीक है. किसी कॉलेज हॉस्टल की इन्वेस्टिगेशन करनी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें ये देखना है कि कितना एक्सपेंडिचर होता है उसके हाउस रेंट, हॉस्टल रेंट के लिए. हॉस्टल रेंट का कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितने वो ओवरहेड चार्जेस लेते हैं, इसके अलावा जो वो और चार्जेस लेते हैं वो कितना हो रहा है. तो हमें इसको एक डेटा लेना होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमें एक्सपेंडिचर निकालना है कि कितना एनुअल फंक्शन पे खर्च होता है. तो हम क्या करेंगे, हम इस इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या हो गया, ये केस हो गया, ये एक हमारे पास प्रॉब्लम हो गई है, हमको इसकी स्टडी करनी है, तो इसी को स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं. तो इसके में हम क्या करते हैं, क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. सो नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. क्या होता है, एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है जिसमें हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं. तो वो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग करनी पड़ती है कि आपको अगर हॉस्टल चार्जेस के बारे में बात करना है, रेंट के बारे में बात करना है, तो हमें प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे कौन सा हॉस्टल, कौन से एरिया के हॉस्टल के बारे में जानना है. तो ये होता है कि हम अभी हमारी प्रॉब्लम पर हैं. ठीक है. और कैसे कैसे स्टेप्स लेकर हम अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करें, वही प्लानिंग होता है कि वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू. तो ये प्लानिंग का प्रोसीजर है कि कौन से हॉस्टल को मैं स्टडी करना चाहती हूँ. ठीक है. कहाँ के चार्जेस के बारे में बात करना है, तो वो सब प्लानिंग में आएगा. कैसे कैसे डेटा कलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें. इसके बाद नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ डेटा. क्या होता है, आपको पता है दो सोर्सेज होती है. एक होती है भाई प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, कि हमने खुद से जाके पर्सनली मैंने हर एक इंडिविजुअल से उनसे पूछा कि आपको कितने चार्जेस पे करते हो आप यहाँ के हॉस्टल रेंट के. दूसरा होता है सेकेंडरी. मैंने क्या किया, जो उनके स्टाफ में गई. ठीक है. जो उनके अकाउंट्स है उनमें चेक किया, मतलब उनके सिस्टम में कुछ होगा, उनके अकाउंट्स में जो होगा, वहाँ से मैंने डेटा कलेक्ट किया कि इतने इतने लोगों ने चार्जेस दिए. ठीक है. तो दो सोर्स से मैं डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ. अब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया. अब डेटा क्या है आपके पास, एक रॉ फॉर्म में है. मतलब ऐसा होगा वो डेटा, अगर आप कंप्यूटर से मतलब अकाउंट से चेक करें तो वो क्या होगा, आपको मिक्स डेटा मिलेगा. तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, एडिटिंग ऑफ डेटा करना पड़ता है. मतलब कि जितना भी आपके काम का नहीं है आपको वो सारा हटाना पड़ता है, या फिर आपने खुद ही डेटा कलेक्ट किया तो जो भी आपने एरर्स कर दिए होंगे आप उनको एलिमिनेट करोगे, तो वो एडिटिंग ऑफ डेटा होता है. ठीक है. अब एडिटिंग ऑफ डेटा के बाद आप क्या करोगे, इसके बाद क्या होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. अब जब आपने एक बार कलेक्शन कर लिया डेटा का, उसमें से एरर भी एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद आप डेटा को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लोकेट करोगे, बनाओगे. जैसे कि आपने पाई चार्ट की फॉर्म में बना लिया, हिस्टोग्राम्स की फॉर्म में बना लिया, या ग्राफ्स की फॉर्म में बना लिया. ऐसे आप डेटा को प्रेजेंट करेंगे. उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपके पास डेटा प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ गया तो आप इजीली अब उसको एनालाइज कर सकते हैं, उससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं. आप डेटा को कंपेयर कर सकते हैं कि गर्ल्स से कितने चार्जेस लेते हैं वो, बॉयज़ से कितने चार्जेस लेते हैं. ठीक है ना. या फिर अगर क्या होता है, कोई कोई रूम बहुत ही अच्छे लग्जीरियस भी रखते हैं, कुछ थोड़े लो लेवल के होते हैं, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस क्या है, ऐसे आप डेटा को एनालाइज करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा का मतलब है कि अब आप कंक्लूजन निकालेंगे. ठीक है. जो आपने प्रॉब्लम ली थी, जो उसका अब आप सोल्यूशन निकालेंगे कि यहाँ पर ये मैक्सिमम इतना अमाउंट चार्ज करते हैं और मिनिमम ये कितना अमाउंट चार्ज करते हैं किसी से. ये सारी आप चीज़ें इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में करेंगे, अपना कंक्लूजन निकालेंगे. और लास्ट क्या होता है, जब आप अपना कंक्लूजन निकाल लेते हैं तो आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है. तो फिर आप क्या करोगे, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट. ठीक है. आप एक रिपोर्ट बनाएंगे, उसमें आप लिखेंगे अपनी पूरी स्टडी के बारे में, आपने क्या कलेक्शन ऑफ डेटा का प्रोसीजर सेलेक्ट किया था, कैसे आपने एडिटिंग करी थी, प्रेजेंटेशन किस फॉर्म में थी, कैसे आपने डेटा को कंपेयर किया था, कंक्लूजन किया था. तो आप एक पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे अपनी स्टडी की. ठीक है. तो दैट्स ऑल अबाउट दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. अगर हम बात करें प्लानिंग ऑफ
स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? तो हमारा है प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। तो आपको क्या क्या चीज़ें प्लान करनी पड़ती है? तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको ये देखना पड़ता है, सबसे पहले आती है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इंक्वायरी का। ठीक है, तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्या है इंक्वायरी का, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, फुली नोन टू यू। ठीक है, अगर आपको अपना ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं होगा कि आप डेटा आप स्टडी कर क्यों रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपकी यूजलेस स्टडी होगी। उसके बाद आपका स्कोप बताना होगा आपको कि आप स्कोप कितना है, मतलब कि आप कितना एरिया कवर करना चाहते हैं, कौन से, मतलब एक हॉस्टल से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या फिर 2-3 हॉस्टल से कंपेयर डेटा लेना चाह रहे हैं, तो ये आपका स्कोप बताएगा। नेक्स्ट आता है आपका नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड कि मतलब आप किस तरीके की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, प्राइमरी सोर्स से लेना चाहते हैं, सेकेंडरी सोर्स से लेना चाहते हैं, खुद से आपको डेटा कलेक्ट करना है, किसी और के थ्रू लेना है। ठीक है, तो इसमें नेचर क्या आपको वर्बली लेना है, वो लोगों से पूछ रहे हो, या रिटर्न में एक आप क्वेश्चनेयर बनवा के उनसे वो इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, तो ये सारा आता है। नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ डेटा कलेक्शन। तो मतलब कि आपको कितना डेटा चाहिए, मतलब ये भी तो होगा ना कि ऐसे आप थोड़ी ना डेटा फिर आप उसको स्टडी कैसे कर पाएंगे, तो मतलब इतना ज़्यादा डेटा भी हो जाएगा तो वो भी आपके लिए ईजी नहीं होगा, तो आपको यूनिट ऑफ डेटा कलेक्शन भी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, कि आप कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी से करेंगे, सेकेंडरी से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका है मैथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, कि कौन कौन से मैथड्स यूज़ करेंगे। मैंने आपको मैथड्स बताया था प्राइमरी के, जैसे आप क्वेश्चनेयर से कर लो, स्केड्यूल बना लो, या ऑब्जर्वेशन मैथड कर रहे हो तो आप कैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी प्राइमरी की प्लानिंग की प्रोसेस क्या है। ठीक है, अब आता है मैथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथड्स क्या होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के। इसके ऊपर आपका स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आप डेटा कलेक्ट करते हैं किस तरीके से। आपकी 2 फॉर्म्स होती है, एक हमारा होता है सेंसस मेथड। ठीक है, मैंने आपको PYQs के क्वेश्चंस में कराया भी है कि सेंसस मेथड का क्या होता है, और दूसरा होता है हमारा सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, अब हम जो स्टडी करते हैं, अगर हम होल पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो हम उसको, अगर हम होल पॉपुलेशन, जैसे कि अगर मुझे कोई स्पेसिफिक, जैसे दिल्ली का डेटा लेना है, दिल्ली के हॉस्टल्स का डेटा लेना है, तो मैंने क्या करूँगी, मेरी होल मतलब पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, पूरी होल दिल्ली में जितने भी हॉस्टल्स हैं। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं, इस होल पॉपुलेशन को हम एज अ यूनिवर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम यूनिवर्स लेते हैं। और सैम्पलिंग क्या है, अब आप क्या होता है कि कई बार होल पॉपुलेशन को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें से हम छोटे छोटे एरिया, हम कोई स्पेसिफिक चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम यहाँ इतना एरिया लेंगे। तो सैम्पलिंग क्या होता है, पूरे यूनिवर्स में से आप कोई छोटे छोटे पोर्शन ले लेते हैं, तो हम उसको सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है ना, हम सारे आइटम्स को कवर ना करके फ्यू आइटम्स को पिकअप कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सैम्पलिंग के भी कई सारे मैथड्स होते हैं कि आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, कि रैंडमली आपने खुद ही कोई भी जो आपके हाथ है उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी स्टार्ट कर दी, या फिर आपने क्या किया, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि जो आपके सबसे पास था आपने उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया, ये सैम्पलिंग में हो जाता है। ठीक है, तो सेंसस क्या है हमारा, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि आप पर्सनली जाके भी या फिर आप सेकेंडरी डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको बहुत टाइम लगेगा इतनी लार्ज पॉपुलेशन को कवर करने के लिए, प्लस ये कॉस्टली भी है। ठीक है, इसमें बहुत कॉस्ट भी लगती है, ये कॉस्टली कंसेप्ट है। ठीक है, अब जैसे आप सेंसस का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे एग्रीकल्चर सेंसस, जब एग्रीकल्चर सेंसस होता है तो पूरे जितना भी हमारे यहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है उसका सेंसस निकाला जाता है। पॉपुलेशन सेंसस होता है, हमारे यहाँ जनगणना होती है। ठीक है, घर घर जाके वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, आप मैरिड है अनमैरिड है। ठीक है, एनिमल सेंसस भी होता है, उसी से हमें एनिमल सेंसस से ही पता चलता है कि हमारे यहाँ कितने कौन कौन से एनिमल्स अब हमारे यहाँ ख़त्म हो गए हैं या कितने रह गए हैं। तो ये क्या होता है, ये सेंसस होता है जब हमें क्या चाहिए, हमें एक बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज चाहिए, हमें हमारी स्टडी में मतलब खुद से पर्सनली हमें सारी चीज़ें चाहिए, हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते हैं, तो उसमें सेंसस यूज़ होता है। मगर सैम्पलिंग क्या है कि जब आपको क्या है पूरी पॉपुलेशन कवर नहीं कर सकते, आपके पास लेस टाइम है, तो ये क्या होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि आपको होल पॉपुलेशन को कवर नहीं करना है, आप सिंपली क्या कर रहे हैं, उसमें से एक स्मॉल पोर्शन को लेके चल रहे हैं, लेस कॉस्टली होता है। ठीक है, अब इसमें आपको मैं बताती हूँ कि इन दोनों के डिफरेंस कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, हम डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि इनके मीनिंग की। यहाँ पे हमने बेसिस लिया है तो हमारा मीनिंग आ जाएगा। ये क्या है, एक सिस्टमैटिक मेथड है
इट इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड। इसमें क्या कर रहे हैं कि हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं होल पॉपुलेशन का। जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हम होल पॉपुलेशन का ले रहे हैं, ठीक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही आया था कि सेंसस कैसा, मतलब उसमें हम होल डेटा लेते हैं, यूनिवर्स सेलेक्ट करते हैं, या फिर हम एज अ यूनिट उठाते हैं, तो ये वो हमारा होल डेटा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी पॉपुलेशन कैसी होती है, सिलेक्टेड होती है, सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। एंटायर ग्रुप बोल दो या पॉपुलेशन बोल दो, ठीक है। हम एक सिलेक्टेड आइटम उठा लेते हैं जो कि पूरी, हम ये मान के चलते हैं पूरी ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, सारी कैरेक्टरिस्टिक बताएगा पूरी हमारी पॉपुलेशन का, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब हम बात करें कि हमारा स्टडी ऑफ यूनिट। स्टडी ऑफ यूनिट, तो इसमें क्या होता है, ईच एंड एवरी यूनिट, हम किसी को भी नहीं छोड़ते, हम ईच एंड एवरी यूनिट की स्टडी करते हैं। ईच एंड एवरी यूनिट शुड बी स्टडीड। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, खाली जो भी हमारे पास हैंडफुल यूनिट होंगी, मतलब कि जितनी भी हमारे लिए सफिशिएंट, मतलब हमें लगता है कि हम इनको इजीली कवर कर सकते हैं, उन्हीं को हम लेते हैं, उन्हीं हैंडफुल यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। अब टाइम रिक्वायर्ड की बात करें तो मैंने बताया था इसमें क्या लगता है, इट रिक्वायर्स मोर टाइम, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और ये क्या है, फास्ट प्रोसेस है, इट इज एन फास्ट प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो कॉस्ट की बात करें तो ये कॉस्टली प्रोसेस है, और ये इकोनॉमिकल मेथड है। इकोनॉमिकल का मतलब है कि ये थोड़ा सस्ता है, प्लस इसमें एफर्ट्स भी कम लगते हैं एज कम्पेयर टू आप जब सेंसस मेथड करते हैं। अगर हम रिजल्ट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डिफरेंशिएट करने का रिजल्ट के बेसिस में। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो ये क्या होता है, ज़्यादा रिलायबल है आपका सेंसस, क्या है, ज़्यादा रिलायबल है और ज़्यादा मोर एक्यूरेट है, क्योंकि आप हर किसी से पर्सनली जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब एक्यूरेसी का और रिलायबिलिटी का तो कोई मतलब है ही नहीं कि ये पक्का ही रिलायबल होगा, मगर यहाँ केस में क्या होता है, लेस रिलायबल है। मान लो आपने कोई स्टडी करी है, ठीक है, पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, उसमें से सैंपल उठाया आपने, मान लो कि वो पॉपुलेशन कैसी है, हेट्रोजीनियस है, मतलब कि सब एक दूसरे से डिफरेंट है, पूरी पॉपुलेशन एक दूसरे से डिफरेंट है, मगर आपने सिलेक्टिव लोग उठाए, तो जो बाकी रिमेनिंग है तो वो इन लोगों से इनके कैरेक्टरिस्टिक मैच नहीं करते, और आपने स्टडी सिर्फ इनकी करी, तो ये पूरी रिलायबिलिटी नहीं देगा आपको, क्योंकि ये पूरी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को नहीं डिफाइन करेगा। और अगर हम एरर की बात करें तो इसमें क्या होता है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप पर्सनली हर एक टॉपिक, हर एक आइटम को सेलेक्ट करके उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो पॉपुलेशन आपको एरर आएगा ही नहीं। और यहाँ पे डिपेंड्स करता है आपके साइज पे कि आप कितना साइज की स्टडी कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द पॉपुलेशन। अगर लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर लार्ज पॉपुलेशन है तो क्या है, आपने क्या करना है कि लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन आप एज अ सैम्पलिंग लेंगे, तो आप सैंपल भी क्या कर लेंगे, लार्ज लेंगे, तो आपके एरर के चांसेस कम होंगे। एरर के चांसेस क्या होंगे इस केस में, लेस होंगे, लेस एरर चांसेस, क्योंकि आपने अपना सैम्पलिंग का साइज भी बढ़ा लिया है। मगर अगर आप वही सैंपल साइज अगर अपना स्मॉल लेंगे, सैंपल साइज अगर हमारा स्मॉल होगा तो एरर के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, एरर चांसेस हमारे इस केस में मोर हो सकते हैं, क्योंकि क्या हुआ, जैसे मैंने बताया था ना, हेट्रोजीनियस डेटा है। अगर आपने खाली इन 2-3 सेलेक्टिव लोगों को लिया और बाकी का करेक्टरिस्टिक इनसे अलग था, तो हो सकता है कि आपने एरर कंडक्ट कर दिया होगा इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की बात करें कि आपकी पॉपुलेशन कैसी है, इस केस में क्या है, जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो तो ये सुटेबल है। हेट्रोजीनियस है कि मतलब कि सब एक दूसरे से अलग है, इसलिए आपको हर किसी से डेटा कलेक्ट करना पड़ रहा है जा जाकर। मगर इसमें क्या है, यहाँ पर इसका नेचर ऑफ कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब कि आपका पॉपुलेशन होमोजीनियस है, मतलब सब एक जैसे हैं, तो मतलब आप इन 2-3 लोगों को, ये तो मैंने आपको दूसरी सिचुएशन दी थी, मान लो ये ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें सब जितने भी लोग हैं सबके कैरेक्टरिस्टिक सेम है, तो आप कोई भी 2-3 लोगों को उठा के डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में क्या है, सबके कैरेक्टरिस्टिक सेम है, तो एरर के चांसेस कम होंगे। तो ये हो गया हमारा सेंसस एंड सैम्पलिंग का टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं एडिटिंग ऑफ द डेटा। अब आता है हमारा एडिटिंग ऑफ द डेटा। एडिटिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई डेटा है, ठीक है, उस डेटा में कई सारे एरर्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है हमेशा हम कोई इन्वेस्टिगेशन करें तो वो हमेशा एरर फ्री हो। एरर्स होते हैं, बाइसनेस आ जाती है, पर्सनल बाइसनेस आ जाती है। पर्सनल बाइसनेस क्या होता है कि मैं अगर किसी चीज़ को, मतलब एक स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट ए है, बी है, सी है, और मुझे मेरा फेवरेट स्टूडेंट ही बी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगी।
एक्स्ट्रा मार्क्स दे रही हूँ क्योंकि मैं इसको ज़्यादा फेवर कर रही हूँ, तो इसको हम बोलते हैं बाइसनेस, पर्सनल बाइसनेस, कि मैं पर्सनली मैं उस चीज़ को मतलब फेवर कर रही हूँ, तो मैं इक्वालिटी नहीं कर रही हूँ, तो इसको हम पर्सनल बाइसनेस कहते हैं। ऐसी डेटा कलेक्शन में कई बार क्या होता है कि हम जब डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें पर्सनली जा जा के डेटा कलेक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चनेयर बनाते हैं और खुद ही उन क्वेश्चनेयर्स को फिल कर देते हैं, किसी का नंबर अपने कॉन्टेक्स्ट में उठा उठा के डाल देते हैं, तो वो पर्सनल बाइसनेस आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ डेटा है वो कम हो जाता है। तो एडिटिंग का मतलब है कि हम कंट्रोल करते हैं, किस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, हमारे क्वालिटी ऑफ द डेटा कलेक्शन, क्वालिटी ऑफ द कलेक्टेड डेटा, जो हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, इसलिए हम एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग का मतलब हम सारे जितने भी एरर हैं, जितने भी अनयूजफुल उसमें चीज़ें होंगी वो सारी एलिमिनेट कर देंगे, ताकि हम क्लियर एनालिसिस कर सकें उसका, उस डेटा का। क्योंकि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे यूज़ की नहीं होती है, तो हम उन सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर देते हैं, उसी को हम एडिटिंग ऑफ डेटा बोलते हैं। अब एडिटिंग ऑफ डेटा के मैथड्स होते हैं। तो सेलेक्टिव डेटा की बात करें, एक मिनट, सेलेक्टिव डेटा की बात करें तो सेलेक्टिव एडिटिंग में क्या होता है, एक तो हमारा क्रिटिकल स्ट्रीम होती है। क्रिटिकल स्ट्रीम मतलब कि बहुत ही ज़रूरी, जो बहुत ही ज़्यादा हमारी स्टडी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, वो हमारी क्रिटिकल स्ट्रीम होती है। दूसरी बात ये होती है नॉन क्रिटिकल स्ट्रीम, मतलब कि अगर हम उसको इग्नोर भी कर दें तो भी हमारे स्टडी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्रिटिकल हमारी जो स्ट्रीम होती है, इसमें क्या होता है, ये हमारे वो एरर है जो बाकी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये क्या होता है, इन्फ्लुएंशियल एरर्स हैं जिनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और इनको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको क्या कहते हैं, फिर इसमें हम अपना ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं, जो अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट उसका स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, इसमें हमारा ट्रेडिशनल मेथड लगाते हैं, दैट इज़ इंटरएक्टिव मेथड। इसमें हम इंटरएक्टिव मैनर में ईच एंड एवरी आइटम की स्टडी करते हैं, ठीक है। नॉन क्रिटिकल स्ट्रीम का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारी ऐसे एरर हैं जिसको ज़्यादा, अगर हम उसको एडिट नहीं करेंगे तो भी हमारी स्टडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी एडिटिंग हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको ऐसे ही मतलब इग्नोर कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा सिलेक्टिव एडिटिंग के दो पार्ट, दैट इज क्रिटिकल स्ट्रीम एंड नॉन क्रिटिकल स्ट्रीम। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन एंड एडिटिंग ऑफ द डेटा। आई होप you guys understand it very clearly. So like, share and subscribe my channel. Bye bye, tata. Methods of एडिटिंग, तो दो तरीके के मेथड है, एक हमारा आता है इंटरएक्टिव मेथड, इंटरएक्टिव एडिटिंग, और नेक्स्ट इज सेलेक्टिव एडिटिंग। आपको सेलेक्टिव से तो खुद ही पता चल रहा होगा, हम सारे आइटम्स को ले लेकर नहीं एडिटिंग करते, हम क्या करते हैं, सेलेक्टिव जो हमें लग रहा होता है कि वो बहुत ही मेजर पॉइंट है तो हम उसको ही एडिटिंग कर रहे होते हैं, सारे आइटम्स को एडिटिंग नहीं करते हैं। और इंटरएक्टिव में क्या कर रहे हैं, हम ईच एंड एवरी आइटम की एडिटिंग करते हैं, ठीक है ना। द टर्म इंटरएक्टिव एडिटिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर द मॉडर्न कंप्यूटर असिस्ट मैनुअल एडिटिंग। ये क्या होता है, मोस्ट इंटरएक्टिव एडिटिंग टूल है जो कि अप्लाई किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में, जिसमें कि अलाउ किया जाता है कि आप एडिटिंग कर सकते हैं, डेटा एंट्री की एडिटिंग कर सकते हैं, जो भी आपको नेसेसरी करेक्शन करना है डेटा में, ठीक है, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। आप एलिमिनेट कर सकते हैं एरर्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं इसमें। जैसे कि अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, अगर आप पर्सनली खुद से आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, आप कंप्यूटर के थ्रू भी चेक कर सकते हो। हमने क्या किया, रिकॉन्टेक्ट किया रिस्पोंडेंट के साथ। रिस्पोंडेंट कौन होता है, जो हमारी स्टडी में जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, ठीक है, उनको हम रिस्पोंडेंट बोलते हैं। तो हमने उनको दोबारा रिकॉन्टेक्ट किया कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी यही है ना, ठीक है, तो उसको रिकरेक्शन बोलते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं रिस्पोंडेंट्स डेटा, ठीक है, प्रीवियस ईयर से, उसका जो उसने प्रीवियस ईयर भी हमने उससे कोई डेटा लिया होगा तो हम उससे उसका डेटा भी कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। कंपेयर करते हैं हम, कोई जो एक इंसान है ए और बी, हम इन दोनों का भी डेटा कंपेयर करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो हमारा यूज द सब्जेक्ट मैटर नॉलेज ऑफ द ह्यूमन एडिटर। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उन सब की एडिटिंग करते हैं ताकि हम एक कंक्लूजन निकाल सके। एडिटिंग हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक कैटेगोरिकल सीक्वेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कॉन्टिन्यूस डेटा यूज़ कर सकते हैं।
कि हम कॉन्टिन्यूसली हम डेटा को हम क्या कर रहे हैं, हमारी एडिटिंग, जैसे जैसे हमारे पास डेटा आता जा रहा है वैसे वैसे हम उसकी साथ बाय साथ उसकी एडिटिंग करते जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर एक बात करें सेलेक्टिव की, सेलेक्टिव में क्या है कि जितना भी इन्फ्लुएंशियल हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो मतलब बहुत ज़रूरी है, हम उन एरर्स को ही क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उन एरर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर हम उनको करेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमें एक रिकॉर्ड होता है हमारे पास, तो हम एक ऐसा वेल चूजन सबसेट चूज कर लेते हैं उसमें से जिसमें हमें लगता है कि इसकी स्टडी करना ज़रूरी है, ठीक है। एक सबसेट निकाल लेते हैं रिकॉर्ड का, फिर हम उसकी एडिटिंग करते हैं। अब इस केस में क्या होता है, जब आपके पास बहुत सारा टाइम हो तब तो आप ये कर सकते हैं। जब आपके पास लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड रिसोर्सेज है, उस केस में आप सेलेक्टिव एडिटिंग करते हैं, ठीक है। लिमिटेड कॉस्ट है, रिसोर्स है आपके पास, और इसमें क्या होता है, आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, आप ईच एंड एवरी आइटम को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम तब करते हैं, आपके पास रिसोर्सेज भी कई सारी हैं कि आप इजीली डेटा चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब सेलेक्टिव डेटा की बात करें अगर